ओके ओके ओके। हाँ, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले इसको 68 और 86 दोनों को साथ लेके ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो नेशनल पॉलिसी of education 1986 was started after review of NPE 1968. So 1968 के जो रिव्यू से ही के बाद ही ये स्टार्ट हुई थी। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो इंदिरा गांधी जो 68 वाली थी वो ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में स्टार्ट हुई थी। और इसके 5 साल बाद NPE 68 को रिव्यू किया गया और ये राजीव गांधी गवर्नमेंट में फॉर्म हुई थी। अच्छा, जो इसका मेन एम था वो ये था कि एजुकेट द पीपल, मतलब सभी को एजुकेट किया जाए। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन से कॉलेज एजुकेशन तक लेके जाया जाए, कवर किया जाए रूरल एरिया से अर्बन एरिया को। तो ये इसके वो थे। और जो ज्यादा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्पेशली मतलब कोठारी कमीशन से ही रिलेट करते हैं, तो काफी कुछ उसी से है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स इसके थे टू डेवलप द क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना, मतलब इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट, मतलब परसेंटेज ऑफ जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना, टू इम्प्लीमेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें। और इसमें जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन को रिमूव करना, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन से हम लोग ये समझते हैं कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो वो मतलब एक तरीके से उसका ईयर वेस्ट हो गया, और स्टैग्नेशन यानी कि वो वहीं पे रुक गया। तो इसको भी रिमूव करना, यानी कि इस चीज को हटाना। और फिर सबसे ज्यादा क्यूरिकुलम और जो एग्जामिनेशन सिस्टम था उसको मॉडर्नाइज और इम्प्रूव करना। सेलेक्ट फीचर्स इसके जो थे 86 के वो ये थे, ये रिकमेंड किया गया था कोठारी कमीशन में कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जो कि 10+2+3, यानी कि 10 इसमें जो था वो सेकेंडरी एजुकेशन था जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5+3 यानी कि 5 प्राइमरी, 3 अपर प्राइमरी एंड 2 इज द हाई स्कूल। और इसमें 10+2+3 में हायर सेकेंडरी था 2 और 3 था यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसके बाद जो था वो था नेशनल करिकुलम। तो वो जो करिकुलम था वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन इन सेंस ये कि उसमें जो बच्चा है उसको प्रमोट करना, मतलब उसके जो वैल्यूज, इंडिया के जो वैल्यूज हैं, इक्वल राइट्स हैं, उसको प्रमोट करना। इनमें जो साइंटिफिक टेम्पर था उसको बताना, साइंटिफिक वैल्यूज को बढ़ाना। डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म जो, यानी कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बच्चे को, और जो उनमें डिफरेंट तरीके के रिलीजन्स होते हैं उनको इक्वली टीच करना। कॉमन कल्चर हेरिटेज, यानी कि सारे जो रिस्पेक्ट, सभी कल्चर्स के रिस्पेक्ट करें। इक्वलिटी ऑफ सेक्स, यानी कि सभी मेल और फीमेल उसको सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स, यानी कि जो सोसाइटी में बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जाए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड द लास्ट वन इज मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, मतलब इसमें जो मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग को बढ़ाया जाए। क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, इसमें जो हर स्टेज में बच्चे को इवैल्यूएट करना, उसका जो डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है, यानी कि किस तरीके से बच्चे को एजुकेट किया जाए, उसको ऑब्जेक्टिव्स बताए जाए, इवैल्यूएट और मतलब बच्चे को अंडरस्टैंड किया जाए कि जो है कल्चरल और जो सोशल सिस्टम है उसके बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। नाउ एजुकेशन फॉर ऑल, ये है फीचर्स। तो ये एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि बच्चों सभी के लिए एजुकेशन होना चाहिए, ताकि उसको ये नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कोई इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि उसकी कास्ट क्या है, कि सेक्स क्या है, किसी भी तरीके का क्या रिलीजन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को एक्सक्लूड करके सभी के लिए एजुकेशन होना चाहिए। इसमें जो ये वो थे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि सभी बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के में सबको फैसिलिटी देनी चाहिए एजुकेशन की। एडल्ट लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए
और इसी तरीके से जो रिमोट एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे एक्सेलरेट करना चाहिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन को, है ना। तो इस तरीके का प्रियंका, डेवलपमेंट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, एक्चुअली आपकी आवाज आ वॉइस रहा अभी बीच में ब्रेक हो रही थी। हाँ, नाउ इट्स फाइन। है? अच्छा अच्छा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि इसमें बच्चों को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि ये किस तरीके से पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो किस तरीके से बढ़ रही है। तो इसको हम लोग एजुकेशन के थ्रू उन्हें समझा सकते हैं। जो पॉल्यूशन है या जो एनवायरनमेंट को हैजार्ड करते हैं, उनको किस तरीके से ये क्यों हो रहा है, ये भी बच्चों को हम लोग एजुकेशन के थ्रू समझा सकते हैं। बच्चों में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होना, उनको सारे जो नेशन में प्रॉब्लम चल रहा है तो वो पता होना। इसी तरीके से जो ये क्या कहती हूँ, जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें किस तरीके से जो हेल्दी हेल्दी इंडिविजुअल है उसको किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें इम्प्रूव किया गया साइंस और मैथ्स एजुकेशन को एम्फसाइज किया गया, प्रमोट किया गया टेक्नोलॉजी के बारे में। और 1986 जो पॉलिसी है ये, इसी के थ्रू एक्चुअली ये जो हम लोगों के यहाँ कंप्यूटर पे हम लोग बेस्ड हो चुके हैं, ये इसी में डेवलप हुआ था प्रॉपर। मतलब इसी उसमें बताया गया था कि बच्चों को कंप्यूटर्स के बारे में प्रॉपर स्किल उनको देना चाहिए, उनका जो यूज ऑफ कंप्यूटर है उन्हें पता होना चाहिए, बाय गिविंग एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। इसी तरीके से सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, तो बच्चों के अंदर ये क्रिएट करना चाहिए अवेयरनेस रिगार्डिंग कल्चरल हेरिटेज। और ये हम लोग इस तरीके से भी करा सकते हैं कि जैसे घर स्कूल में जो क्लास एक्टिविटी होती है उसके थ्रू बच्चों को पता चलना चाहिए, डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में पता चलना चाहिए, रिलीजन्स के बारे में पता चलना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और उन्हें ये भी होना चाहिए कि सभी को मतलब प्रमोट द वैल्यूज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म एंड इंटरनल वैल्यूज। और सबको मतलब एक जो सेक्युलरिज्म का जो वैल्यूज होती हैं उनको प्रॉपर पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, एजुकेशन के लिए। बिल्कुल। इक्वलाइजेशन ऑफ इक्वलाइजेशन, हाँ। अपॉर्चुनिटी, या तो इक्वलाइजेशन में क्या हम लोग पढ़ेंगे, जैसे SC ST और किसी भी तरीके के जो भी डेफरी टाइप के वो हैं, उनको उनमें सब तरीके से समानता हो, इक्वल हो। चाहे SC ST हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, माइनॉरिटीज हो, हैंडीकैप्स हो, उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को भी बढ़ावा देना चाहिए। फिर है वुमेन की एजुकेशन फॉर विमेन इक्वालिटी। तो जैसा कि आप हम सभी को पता है कि ये जो अगर एक लेडी का पढ़ा लिखा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू प्रोग्रेस आवर नेशन। वुमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड और प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर एक लेडी पढ़ी हुई है तो एक समाज पढ़ता है, मतलब बिल्कुल। कई अपनी ही पर्सनालिटी को ही नहीं डेवलप करते हैं, बल्कि ये होता है कि चारों तरफ वो चीजों को लेके चलते हैं, एक अपना स्टेटस भी मेंटेन कर पाते हैं। तो राइट। इस तरीके से इसको भी बढ़ावा दिया गया। फिर है वोकेशनलाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अपने मनपसंद का कोर्स करना, है ना। जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करना जिसमें से वो अपने मतलब एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। दीज एलिमेंट्स आर मीन टू बी इनहेंस इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी। ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत से परस्यूइंग हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं मगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसमें इस तरीके के कोर्सेज को प्रोवाइड करना ताकि जो इंडिविजुअल है वो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कोर्स कर सके और उससे वो आगे जाके अर्न कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो कर सके। और ये जो कोर्सेज होते हैं इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के होते हैं उनको ही ये एस्टेब्लिशमेंट मतलब करना होता है इन कोर्सेज को। तो इन कोर्सेज के लिए ये सेकेंडरी स्टेज पे ही इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं। बट ऐसा होता है क्योंकि सेकेंडरी स्टेज के बाद बच्चे में ये कैपेबिलिटी आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। मगर इसको बट मे ऑल्सो बी मेड अवेलेबल आफ्टर 8th क्लास, तो इसको 8th क्लास के बाद भी वो कर सकते हैं। अब एजुकेशन फॉर इक्वेलिटी, इक्वेलिटी एजुकेशन हम लोग देखेंगे तो एजुकेशन फॉर विमेन्स इक्वेलिटी, एजुकेशन फॉर SC ST,
तो विमेन के लिए जैसे मैंने बताया कि उनको ट्रीट इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। और इसी तरीके से SC ST की बात करेंगे तो उनके लिए स्टाइपेंड होना चाहिए, स्कॉलरशिप होना चाहिए, उनको उन्हीं के उससे टीचर्स को भी रिक्रूट करना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ इस तरीके से रिक्रूट होते हैं टीचर्स। तो एक उनमें एक डेवलप हो कि हाँ ये हमारा आगे का, उनको क्लियर हो विजन कि हाँ इससे यहाँ से टीचर्स भी जाते हैं इस तरीके से, इसी तो उनमें वो चीज आए। इसी तरीके से जो बिल्डिंग होता है स्कूल का, वो भी उनके ही एरिया के आसपास ही हो, जिसमें उनको सहूलियत हो आने जाने में। इसी तरीके से जो अदर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन है या एरियाज हैं, जैसे माइनॉरिटीज, हैंडीकैप्ड, एडल्ट एजुकेशन, तो इसमें भी माइनॉरिटीज को भी जैसे बताया भी गया है आर्टिकल 29-30 में कि इनको अपने इंस्टीट्यूशन खोलने का पूरा अधिकार है, इनको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। जैसे कि हो गए, सिक्स हो गए, क्रिश्चियनिटीज हो गए, इसी तरीके के ये बैकवर्ड्स, इसमें मतलब माइनॉरिटीज मतलब जिनकी तादाद कम है ना, मेजोरिटीज मतलब जिनकी तादाद ज्यादा है। तो जिनकी तादाद कम है तो उनको पूरा इक्वल रहने का वो है, और इसी को आर्टिकल 29-30 में भी समझाया गया। हैंडीकैप्स के लिए इनको जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, इनको सबके साथ रहने का, बैठने का, इनको साथ में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए स्पेशल टीचर्स होने चाहिए जिनको अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ताकि वो इनको अच्छे से पढ़ा सकें। और इनको वोकेशनल जो कोर्सेज हैं, स्टडीज हैं, उनको भी प्रोवाइड करना चाहिए। एडल्ट एजुकेशन को मतलब जैसे कभी कभार होता है कि ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। अब इसको आगे मैं कंटिन्यू करूं अभी? यस, आगे अब दिव्यांशी इसको कंप्लीट करेंगी। दिव्यांशी, साहू जी बहुत दिनों बाद आपने ज्वाइन किया, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। प्रियंका, अब आप भी कर सकते हो। दिव्यांशी, हाँ, यू कैन कंटिन्यू। मैम एक्चुअली मैम के और मेरे मतलब पॉइंट्स डिफरेंट है, तो मैम ने जो कंटिन्यू किया है वो मुझे पता नहीं है कि मैंने कहाँ तक किया है, तो अगर मैम इसे कंटिन्यू कर दे आगे। मैं ठीक है, मैं कर देती हूँ। हाँ, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। तो इसमें हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को इसमें बच्चों का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, चाइल्ड न्यूट्रिशन, हेल्थ, सोशल, मेंटल, फिजिकल, मॉरल डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड, इसमें केयर और एजुकेशन, जैसे कि बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज और डे केयर और बालवाड़ीज इस तरीके से है ना, तो उनको मतलब गवर्नमेंट के थ्रू आगे बढ़ावा देना। और इसी को जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, प्रोग्राम हैं, जो कि मैंने अभी बताया, वो मतलब उनको बढ़ावा देना। फिर है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को हम लोग दो एस्पेक्ट्स हैं इनके जो कि एम्फसाइज करते हैं, यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब सभी को इनरोलमेंट सबका होना चाहिए 6 to 14 ईयर्स की एज में, और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इन लोगों के लिए होना चाहिए। और जो सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी का, एजुकेशन का क्वालिटी, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि जैसे होता है कि टीचर सेंटर्ड होती है कि टीचर ही बोल रही है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी कि बच्चों को भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना चाहिए, और उनको ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें एक्टिवली, और अपना इम्पोर्टेंस, अपना इंटरेस्ट जो है दे सकें। इसेंशियल फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि 2 पक्के रूम होने चाहिए, टॉयज होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड, मैप्स, चार्ट्स, अदर्स नेसेसरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, और कम से कम 2 टीचर्स होने चाहिए, मेल और 1 फीमेल। और ये जो सम होता है सारी ये टोटल फैसिलिटीज का, इन्हीं को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोला जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो इसको ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोला जाता है। तो ये सारी जो एसेंशियल फैसिलिटीज हैं, ये एक प्राइमरी एजुकेशन में मतलब इंस्टीट्यूशन में होना जरूरी है, मैंडेटरी है। और रोट लर्निंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, मतलब रोट लर्निंग मतलब सिर्फ किताबें पढ़ के ही नहीं, बल्कि देख देख के सीखने से ज्यादा अच्छे से बच्चों को
आता है, इस बात पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक लार्ज सिस्टमैटिक प्रोग्राम जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जिसको लॉन्च किया गया टू एजुकेट स्कूल ड्रॉप आउट्स, यानी कि जो बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई, उनके लिए, जो बच्चे रिमोट एरियाज में रहते हैं, नॉन स्कूल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए, और ऐसे बच्चे जो बच्चे, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, जो कि वर्किंग होते हैं, जो कि पूरे दिन के लिए स्कूल नहीं अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें एनजीओज का बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे बच्चों के लिए। फिर इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन को है, सेकेंडरी एजुकेशन का है, तो वैल्यूज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में ये बताया गया कि बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स भी जैसे साइंस, सोशल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, इसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए बच्चों को, और ताकि उन्हें अपनी ड्यूटीज, लॉ, वैल्यूज पता चले और वो गुड सिटीजन बने। पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स जो होते हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय जो हैं, उनका सेटअप होना चाहिए ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें हम लोग फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि पहले भी मैंने बताया कि बच्चों को इस तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए जो कि हेल्थ से, एग्रीकल्चर से, मार्केटिंग, सोशल सर्विसेज से रिलेटेड हो, जिसमें बच्चे बच्चे +2 एज पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसे 8th के बाद भी इसे स्टार्ट किया जा सकता है, मगर +2 एज के बाद, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कि उसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट उन्हें पता चलने लगता है कि मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली कहाँ है। इसके बाद इस पे एम्फेसाइज किया गया कि जिसमें मतलब ये वोकेशनल एजुकेशन को एम्फेसाइज किया गया कि ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके, मतलब बच्चे को इधर उधर परेशान ना होना पड़े, वो अपने आप में ही इसको एम्प्लॉयमेंट, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके। Efforts will also made to establishment of vocationalization, vocational institutions with provisions for giving justice to deprived section, women, handicapped and rural education। ठीक है, तो इस तरीके से डेप्रीव्ड सेक्शन जैसे कि विमेन, हैंडीकैप्ड या रूरल सेक्शन में भी इसका मतलब इसको वो करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। हायर एजुकेशन में क्या है, हायर एजुकेशन एमपी 1986 हैड लेड इम्पोर्टेंस फॉर ऑन हायर एजुकेशन, ग्रेजुएट, पीजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च वर्क। और इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि ऑटोनोमस कॉलेज होना चाहिए जो कि स्टेब्लिश हो अकॉर्डिंग टू यूजीसी डायरेक्टिव। टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हों जो कि जिनका सेटअप करना चाहिए। कुछ और भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स जैसे कि ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स टू द स्टूडेंट्स, इसी तरीके के ये कुछ और भी प्रोग्राम्स होने चाहिए। इसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग। ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग से हम सभी वाकिफ हैं, जैसे कि इग्नू सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, और इसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, इजिली कंप्लीट कर पाते हैं अपनी हायर एजुकेशन को। डिस्टेंस एजुकेशन में के कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो कि 1986 एजुकेशन पॉलिसी में मतलब बताई गई, और ये रिवाइज भी हुई 1992 में। रूरल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन में क्या है कि रूरल एरिया में भी जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को वो किया जाए, और जो कि स्ट्रेंथनिंग करते हैं, मतलब स्ट्रेंथन करते हैं गांधी जी की बेसिक एजुकेशन। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हाँ मेड है। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसा कि कोठारी कमीशन में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 3 लैंग्वेज को एम्फसाइज किया गया, तो एग्जैक्टली इसमें भी ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये है कि रीजनल लैंग्वेज को कहा गया कि जो मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन और यूनिवर्सिटी स्टेज में होना चाहिए, और इसके बाद इसमें इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे। कल्चरल डेवलपमेंट में एम्फसाइज किया गया कि बच्चों को एजुकेशन और कल्चर में इंटरलिंकिंग होना चाहिए, ताकि बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, और जो कि हेल्प करेगा बच्चे को डिस्कवर करने में, उसका जो इनर टैलेंट है या उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करने में। इसी में हम लोग 2 पॉइंट्स और पढ़ेंगे, टीचर और उनकी ट्रेनिंग। तो जैसा कि और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि टीचर्स को डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी लेनी चाहिए, दी जानी चाहिए, तो जिससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, तो यानी कि मीडिया और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू
पढ़ाई को रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में हम लोगों को दूर तक पहुंचाना चाहिए, जिसमें जो है जो डेवलपमेंट हो प्रॉपर बच्चों का वो अच्छे से हो सके। तो आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, प्रियंका काफी अच्छे से इलेबोरेट कर दिया है आपने, एक्सप्लेनेशन बहुत सही था। दिव्यांशी, अगर अब आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट आपके सही, मतलब आपको लगता है रह गया है और आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो आप इसे कर सकते हो। नहीं मैम, मैम ने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किया है, बट स्टार्टिंग में बस एक ये था कि जो मैम ने पॉइंट्स बोले हैं, दीज वर द 23 टास्क फोर्सेस जो कि बनाई गई थी अंडर दिस कमीशन, एंड इसमें इन्होंने 23 जो बेसिक पॉइंट्स थे उनमें डिवाइड कर दिया था पूरे के पूरे कमीशन को, जिसमें जो मैम ने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए हैं वही 23 पॉइंट्स थे। एंड दिस कमीशन वाज बेसिकली टू प्रिपेयर अ कंट्री, टू प्रिपेयर इंडिया फॉर द 21st सेंचुरी। राइट, सो आपका इलेबोरेशन अच्छे से हो गया था प्रियंका, है ना। और अब ये वाला भी आपका कंप्लीट है, तो अब हमारा लास्ट रह गया है, एंड दैट इज इट, जस्ट यस, रिवाइज नेशनल पॉलिसी, राइट। तो अब ये वाला लवली जी और नहीं चित्रा जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग, मैंने एक जगह पढ़ा POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन, है ना, और ये क्या कहते हैं, ये जो NPE पढ़ा, तो इसमें क्या अंतर है? मतलब एक दो जगह जैसे मैंने कल YouTube में देखे तो वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन को पढ़ाया गया है 1992 में, तो क्या वो ही हम लोग लिख सकते हैं इसमें रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी? वही मैं अभी वही बोल रही हूँ कि अभी जो इसे लवली जी से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो इसका बेटर आंसर वही दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने इसको कवर किया है ना। तो लवली जी के साथ राबिया, है ना, राबिया और लवली जी तो कंप्लीट करेंगे। तो लवली जी, आपने क्वेश्चन प्रियंका का सुन लिया है, तो आप इस पर प्लीज थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, मैं POA के बारे में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बता, मतलब बहुत ज्यादा कुछ क्या, मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट अ POA। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में बस इतना ही पता है कि किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट किया गया इन द एजुकेशनल फील्ड बाय द गवर्नमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन जिस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस जो स्टडीज थी, जैसा हमने इस यूनिट एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में अगर ध्यान से पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो हमारी इंडिपेंडेंस थी, तो उस इंडिपेंडेंस का कहीं ना कहीं हद तक बेस जो था वो एजुकेशन भी था। मतलब लोगों को इस बात के लिए एश्योर किया गया कि हम, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंस में साथ देंगे, अगर आप यूनिट होकर के, यूनिटी बनकर चलेंगे, एक यूनिट की तरह चलेंगे, नेशन के बारे में सोचेंगे, तो श्योरली हम आपको आगे चल के एक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो एजुकेशन थी, उसके वो एजुकेशन जनरली फॉरेन एजुकेशन पर ही डिपेंडेंट थी, यानी कि जनरली जो लोगों को फॉरेन एजुकेशन के बारे में ही फोकस किया जाता था, और वहाँ गर्ल चाइल्ड्स को ज्यादा, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। वहाँ पर जो मेन टारगेट था वो टारगेट था कि किस तरीके से इंडियन पीपल को वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर यूटिलाइज कर सके। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो एज अ कहते मीडिएटर हम लोगों को यूज करते थे, इंडियंस को वो मीडिएटर यूज करते थे, स्पेशली इंग्लिश सिखा करके, जिससे कि वो चीजों को ट्रांसलेट कर सके और वो यूज कर सके इंडियन पीपल को। तो जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है जनरली फोकस करता है एजुकेशन में किस तरीके के न्यू रिकमेंडेशन या अमेंडमेंट्स, नॉट रिकमेंडेशन, मेरे हिसाब से अमेंडमेंट किस तरीके से हो। जैसे कि अभी प्रियंका जी ने बताया कि डिस्टेंस कोर्सेज, ठीक है। अब डिस्टेंस कोर्सेज जैसे कि इग्नू के थ्रू हमने कोर्सेज किए, जैसे इग्नू इज अ वेरी, इग्नू एंड सिम्बोसिस, आज के डेट में सिम्बोसिस भी कहते हैं, बट इग्नू टॉप 1 पर है, जहां पर हम डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द हायर एजुकेशन। अगर आप गो थ्रू करें इग्नू को, तो आप वहां पर अपनी इंटरमीडिएट भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते ऐसे एरियाज में रहते हैं, स्पेशली रिमोट और ट्राइबल एरियाज, जो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो इग्नू के थ्रू अपना बेसिक यानी कि 10th and 12th भी कर सकते हैं, ठीक है। और सब डिस्टेंस कोर्सेज न केवल इसलिए होता है कि वहां पर कहते हैं फैसिलिटी नहीं है, इनफैक्ट बहुत बार फ्री टर्म पर भी होता है कि जहां पर बहुत लो फीसेस भी होती हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन का एग्जैक्टली अगर हम मतलब देखें तो
द मेन इज कि या तो कोई चीजें नई चीजें लानी हो या फिर कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हम जो एक पढ़ रहे हैं रिवाइज नेशनल पॉलिसी, इट इज अ काइंड ऑफ अमेंडमेंट इन एजुकेशनल इन एनपीई। यानी कि जब हम एनपीई हमने जैसा पढ़ा, जैसा अभी प्रियंका जी ने भी समझाया एनपीई के बारे में, तो उसमें आगे चलकर 1992 में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए, कुछ एनरोलमेंट्स भी हुए। एनरोलमेंट्स कह सकते हैं कि न्यू रिकमेंडेशंस आए, और अमेंडमेंट्स कह सकते हैं कि जो चीजें चली आ रही हैं उनमें कुछ चीजें चेंजेस हुई। जैसे आप स्टार्टिंग 3 लाइंस पढ़िए, किस तरीके के अमेंडमेंट्स हुए, एलिमेंट्री अमेंडमेंट्स हुए, एलिमेंट्री एजुकेशन में अमेंडमेंट हुए, जहां पर फर्स्ट लाइन कहता है यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, दैट मींस हर जगह आपको इजीली विदाउट एनी हर्डल, विदाउट कोई भी प्रॉब्लम आपको वहां पर एजुकेशन का एक्सेस और एनरोलमेंट मतलब एडमिशन मिल सके। द सेकंड पॉइंट सेज यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द 14 इयर्स ऑफ एज, जो हम ऑलरेडी एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ रहे हैं कि रिटेंशन होनी चाहिए 14 इयर्स तक के लिए, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट सेज सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू enable all children to achieve a essential level of learning। यानी कि केवल क्वांटिटी पे ही ध्यान नहीं देना है कि हमें बस एनरोलमेंट्स करने हैं, हमें असेसमेंट्स देने हैं, हमें स्कूल्स ओपन करने हैं, हमें वहाँ की क्वालिटी पे भी इम्प्रूवमेंट करनी है। जैसे अभी हमने लास्ट के कुछ टॉपिक्स अभी ही पढ़े कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, टीचर लर्निंग होनी चाहिए, टीचर्स को फैसिलिटेट होना चाहिए, क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन क्लास होने चाहिए, ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, वोकेशनल स्टडीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। को कैरिकुलम एक्टिविटी होनी चाहिए। हमने पढ़ा सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या आएगा? सेकेंडरी एजुकेशन का वन लाइन एग्जैक्टली मतलब होता है, एक होता है एजुकेशन विच इज सब्जेक्टिव, एक होता है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन की शुद्ध हिंदी आएगी वो एजुकेशन, वो पढ़ाई जिससे केवल आप सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं लेते, जिससे आप अपने आप को एनहांस करते हैं, जिससे एनहांस करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप आगे फ्यूचर में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं फॉर ग्रोथ इन नॉट ओनली मॉनेटरी टर्म, सोशली भी, मेंटली और इंटेलेक्चुअली भी, हर तरीके से आप उसको आप कॉन्फिडेंटली स्टैंड कर सकते हैं। तो ऑल ओवरऑल हम जो रिवाइज नेशनल पॉलिसी पढ़े उसमें ये सारी चीजें आती हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी हम सेकेंडरी एजुकेशन को काउंट कर सकते हैं। नाउ जब हम बात कर रहे हैं रिवाइज नेशनल पॉलिसी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स बताए हैं, ये जो की एलिमेंट्स हैं, इन की एलिमेंट का सब टॉपिक है एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि रिवाइज नेशनल पॉलिसी जो थी 1992 की, वो हमें एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर फोकस डालती है कि एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरीके से चेंजेस होने चाहिए या अमेंडमेंट्स होने चाहिए। तो उसका पहला आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में हमने पढ़ा कि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान में ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर ऑल्टरनेट स्कूल्स बैक टू स्कूल कैंप बाय 2005। दैट मींस फर्स्ट पॉइंट इसका ये कहता है सर्व शिक्षा अभियान का कि एजुकेशनल सेंटर्स होने चाहिए। यानी जैसे हर छोटे छोटे गांव में कुछ प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने बनाए भी थे। हायर एजुकेशन ना हो, इवन सेकेंडरी स्कूल्स ना हो, बट प्राइमरी सेक्शंस होने चाहिए, जिससे हर बच्चे को एक बेसिक एजुकेशन मिल सके। बेसिक एजुकेशन मिलने से वो अपने आप में इतना अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा और उसको कुछ नॉलेज आएगी, और जिससे कि वो आगे चीजों को सीखने में इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। ब्रिज ऑल जेंडर्स एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट द प्राइमरी स्टेज बाय 2007 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल बाय 2010। कह रहा है कि हमें इस तरीके की चीजें डेवलप करनी चाहिए जिससे कि वहां पर जेंडर बाइसेस ना हो, एक ब्रिज बना रहे। ब्रिज का मतलब यहाँ पर यह है कि इक्वालिटी बनी रहे, जिससे कि प्राइमरी स्टेज में भी एक एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हो सके। 14 इयर्स तक की जो एजुकेशन मैंडेटरी फ्री एंड कंपलसरी की गई है वो भी कंप्लीट हो सके। यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010, यानी यूनिवर्सल रिटेंशन हम इस चीज से ले सकते हैं कि जैसे मैंने पीछे भी पढ़ा है, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम क्लियर है, एक बार आप भी मेरी बात समझ के बताइएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं। कि रिटेंशन का यहाँ मतलब है कि अप टू क्लास 10 बच्चों को पास कर देना चाहिए, ना कि फेल करना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप सके और वो सीधे बोर्ड एग्जाम को फेस कर सके। शायद यूनिवर्सल रिटेंशन का शायद मतलब है focus on elementary education of a satisfactory quality with emphasis on education for life। यानी कि हमें एलिमेंट्री एजुकेशन पे इस तरीके से फोकस करना चाहिए कि जिससे उसकी मेन क्वालिटी या फिर
बच्चों की क्वालिटी डेवलप हो सके, एजुकेशन में क्वालिटी डेवलप हो सके, ना कि केवल नंबर ऑफ थिंग्स डेवलप हो सके। कि मतलब टीचर्स ट्रेनिंग की जैसे बात कर रहे हैं या फिर वोकेशनल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, इस तरीके की कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों की जो कहते हैं अंदर न्यू न्यू टेक्निक्स हैं या फिर क्रिएटिविटी है वो और ज्यादा डेवलप हो सके। अब बात करते हैं मिड डे मील की। मिड डे मील जो थी वो गवर्नमेंट ने शुरू किया बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जिससे कि वो बच्चे जो खाने के पीछे या मॉनेटरी पैसों के पीछे स्कूलिंग अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनको भी इस तरीके से सब्सिडी दी जाए, फूड सब्सिडी, जिससे कि वो स्कूल अटेंड करें। लेकिन हुआ क्या मिड डे में, पहले तो रॉ फूड दिया जाता था। रॉ फूड इन द सेंस आटा, गेहूं, चावल दिया जाने लगा। तो क्या हुआ, फैमिलीज जो थी इसका मिसयूज करने लगी और वो इसे सेल आउट भी करने लगी और भी बहुत तरीके से मिसयूज करने लगी, और बच्चों को तभी भी वो स्कूल नहीं भेजते थे, काम पे भेजते थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और उसने इसमें अमेंडमेंट किया और उन्होंने कहा कि रॉ फूड ना दे करके कोल्ड फूड देंगे, जिससे कि बच्चे स्कूल आए, पढ़े, यही खाए और फिर पढ़ाई पूरी करके घर जाए और उनको वो काम ना करना पड़े। तो दिस इज द मीन ऑफ अ मिड डे मील स्कूल। नाउ आया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें क्या किया गया, इसमें 750 रेसिडेंशियल स्कूल जो थे एलिमेंट्री लेवल पर खोले गए, जहां पर ये ध्यान रखा गया, पहली बात तो इक्वालिटी का ध्यान रखा गया, बट उस इक्वालिटी में भी सबसे ज्यादा ध्यान फर्स्ट प्रेफरेंस में गर्ल्स को दिया गया, क्योंकि गर्ल्स ना केवल SC ST मिनोरिटीज OBCs की ही, सभी गर्ल्स का ध्यान रखा गया, क्योंकि गर्ल्स की एजुकेशन पर जनरली पहले लोग ध्यान नहीं देते थे। ना ये नहीं सोच के कि वो SC है या ST है या OBC है, मिनोरिटी है, ऐसा सोच के नहीं, जनरली ही गर्ल्स की एजुकेशन पे पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो बनाए गए उसमें मेन फोकस गर्ल्स पे रखा गया। फिर SC ST OBC मिनोरिटी की गर्ल्स को रखा गया, जहां पर 750 रेसिडेंशियल स्कूल खोले गए जो एलिमेंट्री एजुकेशन पर ध्यान देते थे। फिर उसके बाद लवली जी बस एक चीज बोलना सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली ओनली 7 minutes आर लेफ्ट। अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, कंप्लीट हो जाता है, हो जाएगा ना तब तक, ठीक है। और अगर कुछ भी किसी का डाउट होगा तो आप या तो यहाँ पूछना, इफ टाइम विल बी वी हैव द टाइम, अदरवाइज आप ग्रुप में डालना, जो जिसने भी टॉपिक क्लियर किया होगा वो उसको आंसर कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर हम कल कर लेंगे, ठीक है। आप लवली जी से कंप्लीट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रारंभिक शिक्षा कोष। कोष का मतलब आता है फाइनेंशियल कंडीशन से, यानी कि गवर्नमेंट ने कैसे प्लान्स, कुछ ऐसे एक्ट रखे 2004 के अकॉर्डिंगली, जहां पर एजुकेशनल फंड को उन्होंने कहते हैं फोर्सफुली आगे लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था बट एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स नहीं थे रिलेटेड टू द स्टडी। तो वहां पर पैसों का गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट किए जिससे कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके एजुकेशन फील्ड को। नाउ एडल्ट एजुकेशन क्यों शुरू की गई? एडल्ट एजुकेशन जनरली 15 to 35 ईयर्स तक के लोगों के लिए शुरू की गई, जिससे कि हुआ क्या कि वहां पर उन लोगों को एक जैसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं उसी तरीके से वहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन केवल एज पे फोकस नहीं करती, एलिमेंट्री एजुकेशन ये भी कहती है कि बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। तो 15 to 35 ईयर्स तक के लोगों को एक बेसिक एजुकेशन दिया जाने लगा, जो NLM में आने लगा, नेशनल लिटरेसी मिशन का एक पार्ट था, जिसमें एडल्ट को एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एडल्ट जो होता है वो हमारी कंट्री का प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि वहां पर कुछ फीमेल्स होती हैं जो आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलती है एजुकेशन के थ्रू, प्लस उनको न्यूट्रिटिव फूड्स के बारे में पता होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो वो अपनी दूसरों के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी भी लाइफ और अपनी भी हेल्थ का ध्यान रख सके और एजुकेटेड रह सके, और एजुकेशन के साथ साथ अपनी लाइफ को सही तरीके से स्पेंड कर सके। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट एजुकेशन। फिनिश। ओके, सो राबिया आपने भी ये टॉपिक किया था, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपने प्रिपेयर करा हो और वो रह गया हो तो आप उसे कवर कर सकते हो? अदरवाइज इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी ऑन एनी टॉपिक तो आप इसे पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। मैम इफ यू आर लिसनिंग मी तो आप एक बार बताइए कि सब प्रॉपर वे में कंप्लीट हुआ है।
if you all are satisfied with all the topics and it is clearly understood to everyone, so can we end? Yes ma'am, yes ma'am. हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से आपने लीड किया, बहुत सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, बहुत इजी लैंग्वेज में, मैं यही चाहती थी। और चलो ठीक है, सेशन एंड करते हैं। और चित्रा जैसे बोल रहे हैं, किसी को भी कोई डाउट होता है ना, तो उस जिसने जो टॉपिक यहाँ कवर किया है वो उसको आंसर कर देगा। यस मैम, यस मैम। एक बार प्रियंका से पूछ लीजिए, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्लियर हुआ या नहीं एक बार। प्रियंका ने वैसे थम्स अप कर दिया है। हाँ यस मैम, ठीक है, ऐसे करेंगे प्रियंका, इसको ना इसको एक्सप्लेन नहीं, ऐसे करते हैं कि हाँ उनको क्लियर हुआ, बाकी सबको क्लियर हुआ या नहीं, ऐसे करते हैं कि वो उसको एक्सप्लेन करके ग्रुप में डालेंगे। ओके ठीक है मैम। प्रियंका त्रिवेदी, क्या मैम मैं समझी नहीं आपकी बात। हेलो, हेलो, हाँ यस मैम, ये कह रहे हैं कि आपको जो डाउट था ना, तो वो लवली जी ने वैसे तो क्लियर कर दिया है, तो अगर आपको वो क्लियर हो गया है तो अब आप उसको एक्सप्लेन करके ग्रुप में डाल देना, पर्टिकुलर POK को। यस अच्छा मैम, मैं ट्राई करूंगी। हाँ शॉर्ट में कोशिश करना। देखो प्रियंका, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज मेरे को बताना, मैं हेल्प कर दूंगी प्रोग्राम ऑफ एक्शन। बस लवली, बस प्लीज, थैंक यू, जितना मुझे समझ आया। थैंक यू, ठीक है, या फिर लवली जी और प्रियंका दोनों उसको कवर कर देंगे, ठीक है, बहुत शॉर्ट में। हाँ ओके, चलो ठीक है, थैंक यू मैम, ओके बाय, ओके बाय, ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय मैम।